गाइस, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में। एक्चुअली में अलैंगिक जनन होता क्या है, अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं और इन अलैंगिक जनन की विधियों से आपके रेलवे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए अलैंगिक जनन की विधियां, या फिर अलैंगिक जनन लगा लीजिए भैया कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, अलैंगिक जनन क्या होता है। तो याद रखना, इसमें नए जीव के निर्माण के लिए एक जनक की आवश्यकता होती है। मैं लिख देता हूं कि इसमें नए जीव के निर्माण के लिए एकल जनक की आवश्यकता होती है। एकल जनक की आवश्यकता होती है। इसमें जो युग्मक होते हैं जैसे कि नर युग्मक, मादा युग्मक, जिसे आप जनन कोशिका भी कहते हैं, तो जनन कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती। जनन कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है नए जीव के निर्माण के लिए, और उसमें जो जनन कोशिकाएं होती है, जो युग्मक होते हैं, जो नर युग्मक है, मादा युग्मक है, जैसे कि नर युग्मक शुक्राणु होता है, मादा युग्मक अंडाणु होता है। तो लैंगिक जनन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भैया नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु की आवश्यकता होती है, और दो जनक की आवश्यकता होती है, एक नर की और एक मादा की। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता है भैया। अलैंगिक जनन में मैंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि इसमें नए जीव के निर्माण के लिए एकल जनक की आवश्यकता होती है, सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें युग्मक या फिर जनन जो कोशिकाएं होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी है, सबसे पहले मैं उनका नाम बता देता हूं। तो चलिए लिख लेते हैं इनका नाम। तो यहां पे लिखो भैया अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां। क्लास छोड़ करके मत जाना, यहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे 2024 में वो सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। बस मैं तो आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एक्चुअली में होती क्या है अलैंगिक जनन, होता क्या है अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, और उन विधियों में से हम किन किस से संबंधित आज की इस क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि एक क्लास में तो संभव नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसके 2-3 क्लास होने वाली है। देखो, अलैंगिक जनन की जो पहली विधि है वो होती है फिजन, जिसे विखंडन कहा जाता है। ठीक है, दूसरी होती है फ्रेगमेंटेशन, जिसे खंडन कहा जाता है। तीसरी होती है बडिंग। तीसरी कौन सी होती है, तीसरी होती है बडिंग, जिसे मुकुलन कहा जाता है। चौथी होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, पांचवी स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि बीजाणु समासंग
या फिर बीजाणु निर्माण। ठीक है, और एक होती है एक होती है रीजनरेशन। पुनर्जनन। बोलो भैया, तो ये 6 विधियां है। अगर आपने इन 6 विधियों के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो इन 6 की 6 विधियों के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए भैया। एक्चुअली में इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या है कि नहीं है। और आज की इस क्लास में मैं आपको फिजन यानी कि विखंडन और जो फ्रेगमेंटेशन है, इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो आपसे आरआरबी जेईई 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है। आरआरबी जेईई 2024 में बायोलॉजी में जो अलैंगिक जनन की विधियों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करवाने वाला हूं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और कुछ क्वेश्चन जो है वो आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट के भी लिए गए हैं। ठीक है, ओके, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में अलैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। अलैंगिक जनन में नए जीव के निर्माण के लिए सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है कि नहीं है। और इसमें जो युग्मक होते हैं, जैसे कि नर युग्मक है, मादा युग्मक है, जिसे आप जनन कोशिका भी कहते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां है? पहली है फिजन, जिसे आप विखंडन कहते हो। दूसरी है फ्रेगमेंटेशन, जिसे खंडन कहते हो। तीसरी है बडिंग, मुकुलन। चौथी है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसे आप कायिक परिवर्धन कहते हो। चौथी है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु समासंग या फिर बीजाणु निर्माण। और छठी है भैया रीजनरेशन, जिसे आप पुनर्जनन या पुनरुद्भवन भी कहते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, मिटा दो। ओके भैया, अब देखो, अब आपके क्लास के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ध्यान से समझना, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरफ आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे और उनका सॉल्यूशन मैं इस तरफ करवाने वाला हूं। ठीक है, तो भैया पहला क्वेश्चन लगवा दिया जाए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है वो है भैया कि अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग विशेष रूप से एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शंस है विखंडन, फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी है पुनर्जनन, से रीजनरेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है बीजाणु जनन यानी कि स्पोरुलेशन। ऑप्शन नंबर डी है द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो भैया, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो होता है ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी फिजन। देखो भैया, फिजन के बारे में समझते हैं। इधर देखो, ध्यान से समझना मेरी बातों को, क्योंकि अगर आज आपने समझ लिया ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, है कि नहीं है। फिजन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका इस फिजन के बारे में, इसलिए कहता हूं कि अगर अलैंगिक जनन की वीडियो के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के पढ़ लेना। फिजन क्या होता है? इसे हिंदी में लिखा जाता है विखंडन। ठीक है, ये याद रखना है, मुख्य रूप से ये एक कोशिकीय जीवों में होता है। ये अलैंगिक जनन की एक विधि है और जो एक कोशिकीय जीव है उनमें जो जनन होता है वो भैया इस फिजन विधि द्वारा होता है, मुख्य रूप से। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। इसमें क्या होता है कि इस फिजन में क्या होता है, फिजन की डेफिनेशन क्या है कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं ना, यानी कि एक कोशिका जो होती है ना, एक कोशिका जो होती है ना, एक कोशिका दो या दो से अधिक एक कोशिका जो होती है वो भैया दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है। दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है।
और जो विभाजित हुआ वाला भाग है, या फिर एक कोशिका जो होती है वो 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है, या फिर 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाती है, कुछ भी समझ लीजिए। इस प्रोसेस को कहा जाता है फिजन यानी कि विखंडन। ध्यान से समझना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये फिजन जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बाइनरी फिजन, अभी मैं आपको सब समझा दूंगा, बस धीरज रखिए भैया। बाइनरी फिजन को कहा जाता है द्विविखंडन या द्विखंडन भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक कोशिका होती है ना, एक कोशिका वो 2 कोशिकाओं में टूट जाती है। कितनी कोशिकाओं में टूट जाती है? 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। टूट जाती नहीं, आप तो ये लिख लीजिए कि एक कोशिका जो होती है वो 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। और दूसरा जो होता है ना, वो होता है मल्टीपल फिजन, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है बहुविखंडन। दोनों ध्यान से समझना है, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें एक कोशिका होती है ना भैया, अभी एग्जाम्पल की सहायता से बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। वो बहुत सारी कोशिकाओं में जो कोशिका होती है, इन बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। बोलो, नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। फिजन क्या होता है, विखंडन क्या होता है? एक कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फिजन कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है। ये मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीवों में संभव है। ये 2 प्रकार की होती है फिजन विधि जो होती है अलैंगिक जनन की। एक होती है बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन, इसे द्विविभाजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक कोशिका जो होती है वो 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। और मल्टीपल फिजन यानी कि बहुविखंडन क्या होता है कि इसमें जो एक कोशिका होती है ना, वो बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब देखो भैया, इस बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है भैया अमीबा। उसके अलावा पैरामीशियम, उसके अलावा लेशमानिया, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अमीबा से संबंधित, पैरामीशियम से संबंधित और लेशमानिया से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाला हूं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो ये याद रखना है कि अमीबा, पैरामीशियम और जो लेशमानिया है, क्वेश्चन को हटा दो भैया। अमीबा, पैरामीशियम और जो लेशमानिया है, ये तीनों के तीनों किसके उदाहरण हैं? तो बाइनरी फिजन के उदाहरण है, द्विविखंडन के उदाहरण है। इसमें क्या होता है, एक कोशिका जो होती है वो 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये अमीबा है। अब ये भैया 2 भागों में टूट जाएगी। कितने भागों में टूटेगी? 2 भागों में, है कि नहीं? ये 2 भागों में विभाजित हो गई। तो इसमें एक कोशिका जो होती है वो 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। उस प्रोसेस को कहा जाता है बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन। एग्जाम्पल है, अमीबा में ऐसा होता है भैया, पैरामीशियम में ऐसा होता है, लेशमानिया में ऐसा होता है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, अमीबा जो है ना, अमीबा ये अपनी आकृति जो होती है ना, ये आकृति बदलती रहती है। इसका आकार कोई फिक्स नहीं है, बदलती रहती है। इस अमीबा की आकृति बदलती रहती है, इसका आकार कोई फिक्स नहीं है भैया। जिस तरीके से हमारे शरीर में पाए जाने वाली जो WBC होती है, उस WBC का आकार फिक्स नहीं है।
जब मैंने आपको ह्यूमन ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको लिखाया था कि जो WBC होता है उस WBC का आकार अमीबा के समान होता है, क्योंकि अमीबा का आकार कोई फिक्स नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, इसका आकार कैसे भी हो सकता है, अनिश्चित है, इसका आकार बदलता रहता है। वैसे ही हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में पाए जाने वाली जो WBC होती है उसका आकार अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। ये चीजें आपको याद रखना है कि अमीबा की जो आकृति होती है वो अनिश्चित होती है, उसका आकार जो होता है वो बदलता रहता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि इस अमीबा में जो बाइनरी फिजन की प्रोसेस होती है, जो द्विविखंडन की जो प्रोसेस होती है, द्विविभाजन की जो प्रोसेस होती है, वो किसी भी तल में हो सकती है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वो किसी भी तल में हो सकती है, कोई निश्चित तल नहीं है, किसी भी तल में हो सकती है, वो किसी भी तल में हो सकती है। ध्यान से समझना मेरी बातों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो लाइन लिख रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि जो पैरामीशियम होता है, इसका जो आकार होता है वो चप्पल के समान होता है। किसके समान होता है? चप्पल के समान होता है, और इसका आकार या आकृति बदलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लीजिए। और जो लेशमानिया होता है, याद रखना, इसमें जो विभाजन होता है, इसमें जो विभाजन होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, द्विविखंडन के द्वारा होता है, इसमें याद रखना है, लेकिन एक निश्चित तल में होता है, एक निश्चित तल में होता है, एक निश्चित तल में होता है। ये याद रखना है भैया, इसका आकार जो होता है वो एक निश्चित तल में होता है। तो ये चीजें क्लियर है भैया? बोलो, ये चीजें क्लियर है? ओके, देखो अब इधर देखो, मल्टीपल फिजन में क्या होता है, बहुविखंडन में क्या होता है कि एक कोशिका से भैया बहुत सारी कोशिकाएं विभाजित हो जाती है, एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, यानी कि जो एक कोशिका है वो बहुत सारी कोशिकाओं में बदल जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो मल्टीपल फिजन है उसका डायग्राम यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा भैया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण देखो भैया, इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। इसका उदाहरण क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, ठीक है, और इससे मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग होता है भैया इससे, प्लाज्मोडियम से। ठीक है, तो बस ये चीजें आपको याद रखनी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन है, इसका आकार बदलता रहता है। ये क्वेश्चन आपसे RRB, ALP, CBT फर्स्ट में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं और दोबारा से आपको रिवीजन करवाता हूं। चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले जो NTPC की एग्जाम है और जो RRB ग्रुप डी की एग्जाम है उसमें भैया यहाँ से 100 में से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिख के ले लो। अगर आज आपने ये 5-6 विधियां नहीं पढ़ी है तो भैया मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनके प्लेलिस्ट का जाकर के पढ़ लेना। और दूसरी बात, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन 2024 में जो एग्जाम हुई है, जैसे कि RRB, ALP, CBT फर्स्ट हुई थी, ठीक है नहीं, RRB JEE की एग्जाम हुई थी, RPF SI की एग्जाम हुई थी, RRB टेक्नीशियन की एग्जाम हुई थी, इन सभी के बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन देख लेना भैया। ज्यादातर अगर आप देखोगे तो अलैंगिक जनन की विधियों से RRB JEE की प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, RRB टेक्नीशियन की प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, RRB ALP CBT फर्स्ट से भी भैया प्रत्येक शिफ्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। अलैंगिक जनन की जो विधियां है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। मैं लिख के ले लो, आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि आगे आने वाली जो ग्रुप डी की एग्जाम है, RRB ग्रुप डी के, RRB लेवल फर्स्ट जो है, उसमें भैया बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से।
फिर आप कहोगे कि भैया क्या हो गया, अभी आपके पास समय है तो पढ़ लो भैया, बहुत अच्छे से पढ़ लो। अलग से अलैंगिक जनन की जो विधियां है मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। एक एक वीडियो पर मैंने कम से कम 40-40 मिनट की क्लास ली है मेरे भाई। आप वीडियो जाकर तो देखो यार। आपको तो डिजिटल बोर्ड और क्लियरिटी चाहिए, कंटेंट नहीं चाहिए। हम जो पढ़ा रहे हैं बेवकूफ थोड़ी ना, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं यार। ऐसा तो है नहीं है कि हर कोई उठ के आ गया। हमने भी अपनी जिंदगी के 3-4 साल दिए इस चीज में, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, हमने भी पढ़ा है, पढ़ाया भी है। तो बात मानो यार। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। देखो एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। फिजन यानी कि विखंडन, मुख्य रूप से ये जो अलैंगिक जनन की विधि है, इसमें जो नए जीव का निर्माण होता है इस विधि के द्वारा, वो मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीवों में होता है। इसमें एक कोशिका जो होती है वो 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, और वो जो 2 भाग है उससे ही नए जीव का निर्माण हो जाता है, यानी कि वो विकसित होकर नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। खैर वो छोड़ो, इसमें तो क्या है, एक कोशिकीय जीवों में मुख्य रूप से विधि होती है, तो आप एक कोशिका कह सकते हो कि एक कोशिका है वो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस विधि को क्या कहा जाता है, फिजन विखंडन कहा जाता है। 2 प्रकार का है भैया ये, एक है बाइनरी फिजन, एक कोशिका 2 भागों में बट गई, और दूसरा है मल्टीपल फिजन यानी कि बहुविखंडन। इसमें क्या होता है, एक कोशिका जो होती है वो 2 या 2 से अधिक या फिर बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, बस इतना याद रखना है। लेकिन जो एग्जाम्पल है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। एग्जाम्पल से यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो भैया, बाइनरी फिजन के एग्जांपल अमीबा है। अमीबा से संबंधित आपको 2 तथ्य याद रखने हैं, 3 तथ्य याद रखने हैं। पहला तो अमीबा का एग्जांपल याद रखना है कि अमीबा किसका एग्जांपल है, तो बाइनरी फिजन का है, द्विविखंडन का है। ठीक है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, आरआरबीएल सीबीटी फर्स्ट में पूछा गया था कि मानव शरीर की डब्ल्यूबीसी के अलावा वह कौन सी कोशिका है, वह कौन सी कोशिका है। मानव शरीर की तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर की जो कोशिका होती है ना डब्ल्यूबीसी, उसका आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। वैसे ही निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका आकार अनिश्चित होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आकार भैया बदलता रहता है, याद रखना, अनिश्चित होता है, इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिजन की जो प्रोसेस होती है वो किसी भी तल में हो सकती है, ये याद रखना है। पैरामीशियम से संबंधित याद रखना है कि इसका आकार चप्पल के समान होता है। लेशमैनिया से संबंधित आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहली कि बाइनरी फिजन का उदाहरण है, दूसरा इसका किसी भी तल में एक निश्चित तल में द्विविभाजन होता है, यानी कि द्विविखंडन की प्रोसेस होती है। पैरामीशियम भी भैया इस बाइनरी फिजन का उदाहरण है। एक चीज, ये 3 एग्जाम्पल के बारे में तो मैंने ये चीजें आपको बता दी। उसके अलावा आपको प्लाज्मोडियम के बारे में याद रखना है कि ये बहुविखंडन का उदाहरण है। दूसरी बात, ये एक प्रोटोजोआ है और इससे मलेरिया होता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मैं मिटा रहा हूं भैया या फिर रहने देता हूं, बताओ रहने दूं क्या? ओके चलो मैं मिटा देता हूं भैया, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना भैया, क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अमीबा में विखंडन के दौरान, अमीबा में विखंडन के दौरान यानी कि फिजन के दौरान ... विभाजन हो सकता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कि किसी भी तल में हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी है किसी संरचना से संबंधित एक निश्चित अभिविन्यास में हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी है केवल एक नियत तल के अनुदिश हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी है केवल एक विशिष्ट तल में हो सकता है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि भैया अमीबा जो होता है इसमें जो द्विविभाजन होता है यानी कि जो बाइनरी फिजन होता है वो किसी भी तल में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। आ गया क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जो लेशमानिया है, इस लेशमानिया में किसके द्वारा प्रजनन करता है ये, यानी कि किसके द्वारा प्रजनन करता है, या फिर लेशमानिया ... द्वारा प्रजनन करता है। आपके ऑप्शंस है कि किसी भी तल में द्विविभाजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है 2 बराबर हिस्सों में द्विविभाजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है एक निश्चित तल में द्विविभाजन के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है केवल ऊर्ध्वाधर तल में द्विविभाजन के द्वारा।
तो लेशमानिया मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया है। मैंने बताया है कि बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन का उदाहरण है या द्विविभाजन का उदाहरण है। इसमें कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है, बताया है। और ये जो होता है वो एक निश्चित तल में होता है। तो देखो भैया, ये क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया कि एक निश्चित तल में द्विविभाजन होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ये लेशमानिया वाला क्वेश्चन भी आपसे RRB जे 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव जो है वो बहुखंडन द्वारा यानी कि मल्टीपल फिजन के द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। अरे भैया, मैंने मल्टीपल विभाजन का क्या बताया था आपको? प्लाज्मोडियम बताया था, है कि नहीं है? तो इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए लेशमानिया, ऑप्शन नंबर बी है ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर डी है अमीबा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए भैया प्लाज्मोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है भैया प्लाज्मोडियम। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ये प्लाज्मोडियम मैंने लिख रखा, बहुविखंडन के द्वारा होता है भैया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ जाओ भैया। अब देखो, अब मैं मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन अलग अलैंगिक जनन की अलग विधि से आएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, बोलो। अगर फिजन से विखंडन से क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस तरीके से ही आएगा भैया, जो मैंने आपको सारे के सारे ही क्वेश्चन करवा दिए। अब आज के बाद में तो नहीं छूटेगा ना बाइनरी फिजन से और मल्टीपल फिजन से? जल्दी बताओ, छूटना नहीं चाहिए भैया। आगे आने वाले जो एग्जाम है उन सभी में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जो स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा एक प्रकार का शैवाल होता है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये प्लांट में गिने जाते हैं, यानी कि ये ऐसा पादप होता है, ये एक प्रकार का पादप ही होता है, एक प्रकार का पादप होता है भैया। और ये से पादप होते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होता। ना तो इसमें आप जड़ बता सकते हो, ना ही तना, ना ही पत्ती। ठीक है, और ये पानी में रहते हैं और ये हरे रंग के होते हैं। कंजी होती है ना, जिसे आप काई कहते हो, वो होते हैं शैवाल भैया। ठीक है, उनमें से एक का नाम है स्पाइरोगाइरा। जब हम आपको शैवाल पढ़ाएंगे, जब आपको बताएंगे कि ये कौन सा शैवाल है। स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का जनन देखा जाता है? ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए बडिंग यानी कि मुकुलन, ऑप्शन नंबर सी है द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन, ऑप्शन नंबर सी है खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, और ऑप्शन नंबर डी है कायिक परिवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब बताओ, इस स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का जनन देखा जाता है? तो अलैंगिक जनन देखा जाता है। और अलैंगिक जनन की कौन सी विधि के द्वारा स्पाइरोगाइरा में जनन होता है? तो वो है भैया ऑप्शन नंबर सी खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि खंडन क्या होता है। तो भैया, शुरुआत में मैंने आपको जो 6 अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ाई थी, उन सभी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़ा करके आ चुका। लेकिन अब क्वेश्चन करवा रहा हूं तो मजबूरन हो जाती है कि भैया अगर कोई स्टूडेंट है वो नया देख रहा है तो उसको भी तो ये समझ में आने चाहिए ना क्वेश्चन। अगर मैं डायरेक्ट ही भैया इनका क्वेश्चन करवा दूंगा, इनका आंसर करवा दूंगा, वैसे तो वो वैसे ही आपकी बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, बुक पढ़ी है, उनमें भी कर लेगा वो। तो फिर मतलब क्या हुआ एक टीचर का? पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? उसको समझ में तो आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन कर रहे हैं हम तो किस टाइप के कर रहे हैं, है कि नहीं है, और उनका मतलब क्या होता है। जब उनको मतलब ही नहीं पता तो मतलब क्या हुआ फिर उन क्वेश्चनों का? बच्चे का भी टाइम खराब, मेरा भी टाइम खराब, आपका भी टाइम खराब। देखो भैया, अब फ्रेगमेंटेशन के बारे में जान लेते हैं कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है। देखो भैया, फ्रेगमेंटेशन खंडन बोलते हैं इसे भैया हिंदी में। यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। और इस विधि में क्या होता है तो मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो इस विधि में जो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव है, सरल संरचना वाले जो बहुकोशिकीय जीव है, जो बहुकोशिकीय जीव है, इस विधि में जो सरल संरचना वाले जो बहुकोशिकीय जीव है वो विकसित होकर के
वो विकसित होकर या परिपक्व होकर, ये भी लिख सकते हो आप, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से भैया इस फ्रेगमेंटेशन खंडन में नए जीव का निर्माण होता है। बताओ भैया, समझ में आया आपको फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, खंडन क्या होता है? पहली बात तो यह है कि जो फिजन है, विखंडन है, वो एक कोशिकीय जीवों में संभव है मुख्य रूप से। और जो फ्रेगमेंटेशन है, जो खंडन है, ये भैया सरल संरचना वाले जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें संभव है। वैसे भैया बहुकोशिकीय जीव तो हम भी हैं, लेकिन हम सरल नहीं है, हम विकसित है भैया। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनका निर्माण एक कोशिका से हुआ है, वो होते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, अमीबा है, पैरामीशियम है कि नहीं है, लेशमानिया है। तो ये सब एक कोशिकीय जीव है। और इनमें जो जनन हो रहा था वो किस विधि के द्वारा हो रहा था? फिजन विखंडन विधि के द्वारा हो रहा था। तो कभी भी आपसे एक कोशिकीय जीवों के बारे में पूछा जाए कि एक कोशिकीय जीवों में जो जनन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है, तो क्या बताओगे आप? फिजन। इसमें बाइनरी फिजन ऑप्शन में हो सकता है या फिर मल्टीपल फिजन ऑप्शन में हो सकता है। मुख्य रूप से जो होता है वो होता है बाइनरी फिजन में, यानी कि द्विविभाजन में या द्विविखंडन में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों के बारे में आपसे पूछा जाए तो पहले तो मैं आपको बता रहा था कि बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं और एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनका निर्माण एक कोशिका से हुआ है। एग्जाम्पल मैंने आपको अमीबा बताया है। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? वैसे जीव जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है। जैसे कि हमें पेड़ पौधे हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिका होती है, पेड़ पौधों में बहुत सारी कोशिका होती है। लेकिन कुछ ऐसे सरल संरचना वाले जीव होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिका तो होती है लेकिन हमारे बराबर नहीं होती। वो होते हैं सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव भैया। जैसे कि शैवाल है, स्पाइरोगायरा है, एक प्रकार का प्लांट है, लेकिन वो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव होते हैं। उसमें क्या होता है कि ये जो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव होते हैं ये परिपक्व होकर के टूट जाते हैं, है कि नहीं है? और फिर वह टूटे हुए भाग जो होता है वो वृद्धि करके विकसित हो जाता है भैया नए जीव के रूप में। तो इस संरचना को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन, खंडन कहा जाता है। शैवाल देखा है, कंजी देखी है पानी में, वो एक प्रकार का शैवाल होता है। अब पानी के बहाव के कारण वो टूट गया, फिर वो वृद्धि करके नए जीव के रूप में नया शैवाल बना लेगा भैया। ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें आपको कौन कौन सा उदाहरण याद रखना है? तो इसमें आपको याद रखना है भैया स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब बताओ भैया, अब आपको क्वेश्चन वापस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन 5 मैंने आपसे क्या पूछा था कि स्पाइरोगायरा में किस प्रकार का जनन देखा गया है। तो ये स्पाइरोगायरा रहा। किस प्रकार का जनन देखा जाता है? फ्रेगमेंटेशन, खंडन विधि के द्वारा इसमें जनन देखा जाता है, यानी कि नए जीव का निर्माण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो परिपक्व होने पर किस प्रक्रिया में छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों के बारे में पूछा गया है, याद रखना। आपके ऑप्शन है खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी है बीजाणु जनन यानी कि स्पोरुलेशन। इसका कोई यहाँ पर उपयोग में नहीं है। मैंने आपको बता रखा है एक्चुअली में बीजाणु जनन होता है क्या है, बीजाणु समासंग होता है क्या है कि नहीं है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है भैया। मैं जब भी तो कह रहा हूँ कि 6 लैंगिक जनन की वीडियो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन प्लेलिस्ट का जाकर के देख लेना भैया।
अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो ये सभी क्वेश्चन मेरे बताने से पहले गारंटी के साथ वादा करता हूं कि आप उनका आंसर दे दोगे। और आगे आने वाली जितनी भी विधियां है, जैसे कि कल में आपको हो सकता है कि मुकुलन बडिंग के बारे में क्वेश्चन करवा दूं, और एक और दो जनन विधियों के बारे में, अलैंगिक जनन की 2 विधियों से संबंधित मैं कल क्वेश्चन करवाने वाला हूं। 2 आज करवा दी, 2 कल करवा दूंगा, 2 परसों के दिन करवा दूंगा, तो हमारी अलैंगिक जनन की विधियां समाप्त हो जाएगी भैया। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है विखंडन यानी कि फिजन, ऑप्शन नंबर डी है पुनर्जनन। तो मैंने आपको बताया कि विखंडन फिजन में मुख्य रूप से एक कोशिकीय के जीवों में जनन होता है, और बहुकोशिकीय के जीवों की बात करें सरल संरचना वाले, उसमें फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन विधि के द्वारा जनन होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। तो भैया आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मेरी बात समझिए भैया, अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है, मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने रेलवे के, एसएससी के, आपकी जो एग्जाम होती है उन सब के पेपर देखे हैं लगभग। खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खासे आने की संभावना है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है भाई मुझे, है कि नहीं है। और मैंने 5 जनवरी से एक बैच स्टार्ट किया है। उस बैच में मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक की बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं उनके तो भैया मजे है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। फाउंडेशन बैच है, 5 महीने में समाप्त कर दूंगा, चाहे दिन में 3 क्लास लेनी पड़े, चाहे 4 क्लास लेनी पड़े। और एक बार आप लेवल देखिए यार, 29 रुपए पर मंथ उसकी फीस है भैया मेंबरशिप की। तो नया बैच ले सकते हो, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के ले लेना भैया। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 29 रुपए पर मंथ है। चाय पीने जाते हो ना 29 रुपए, तो वहां दे के आ जाते हो, यहाँ पर तो भैया आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। एक बार हमारी क्लासेस लेके देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप भी जुड़ो, फायदा आपको भी मिलेगा। अभी मैंने जूलॉजी स्टार्ट किया है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है। 5 जनवरी से नया बैच स्टार्ट किया है। अभी आपके पास मौका है, इसलिए कह रहा हूं, फिर आपकी एग्जाम आ जाएगी, फिर आपको कोई नहीं पूछने वाला। फिर क्या क्या पढ़ोगे उस टाइम पे आप? मैथ ही पढ़नी रहती है, रीजनिंग भी पढ़नी रहती है, साइंस में आपको और भी फिजिक्स भी पढ़नी रहती है, केमिस्ट्री भी पढ़नी रहती है, जीके भी पढ़नी रहती है, बहुत सारी चीजें पढ़नी रहती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी आपके पास टाइम है भैया, बायोलॉजी पढ़ लो। और बायोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना, हल्के में मत लेना, क्योंकि जीत के लिए तो एक क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है। और ये नहीं है कि हमने जूलॉजी पढ़ ली, अरे भैया आरआरबी जेईई के पेपर उठा करके देखो आप, प्रत्येक शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया है, और भैया जूलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं है। को गलती से 1-2 चैप्टर के क्वेश्चन है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर के इन दो चैप्टरों से क्वेश्चन आए, तो आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे ढूंढने से भी। इसलिए कहता हूं अभी आपके पास मौका है। आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेईई, आरआरबी एएलपी, सीबीटी 2 होगा, उसमें भी आएंगे साइंस, है कि नहीं है। एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, अरे आपकी जो एग्जाम है यार, सीपीओ वगैरह में जिसमें भी साइंस आती है, जो भी आपके सिलेबस में है। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में बहुत अच्छी साइंस आती है, अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनमें बहुत अच्छी साइंस आती है। यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, पीसीएस, अरे कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं कह रहा हूं ना यार, बायोलॉजी का बैच ले लो भाई, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रेलवे वाले विशेष का ध्यान रखना, ये अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ लेना मेरे भाई, बहुत काम आने वाली चीज है, नहीं तो फिर पछताओगे बाद में, कुछ नहीं होगा फिर। अभी आपके पास टाइम है, मौके का फायदा उठा लो, जिसमें आपका फायदा है। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के नया बैच ले लेना भैया। अभी स्टार्ट किया है, 4-5 क्लासें हुई है, मजा आ जाएगा। एक बार पढ़ लेना, उसके बाद में आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, कोई सी भी एग्जाम दे लेना, आपको दोबारा से बायोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इतने अच्छे से क्लियर करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल हम अलैंगिक जनन की जो और अन्य जो विधियां है उनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भैया। ठीक है, ओके, बाय बाय।